सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26। और इसमें मैं कहूँ तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आरआरबीएल की टेक्नीशियन, डी, एनटीपीसी, जी, जितने भी आरआरबी से एग्जाम आते हैं आप उसके लिए ले सकते हो। और मैं आपसे हर प्रैक्टिस सेट में कहता हूँ मात्र 5 रुपए। 5 रुपए में मैं आपको 100 प्रैक्टिस सेट दूंगा और हर प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये 5 रुपये प्राइस इसलिए है कि इसको बनाने में थोड़ा सा ऐसा वैसा समय लगा है और तो थोड़ा सा पैसे लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पैसे लगे तो भाई मेरे पास पैसे हैं ही, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बस मैं थोड़ा चाहता हूँ कुछ रिकवरी हो जाए। और वैसे भी अगर कुछ नहीं होता तो मैं आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, 100 प्रैक्टिस साइंस के नाम से। ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। कोई वस्तु है, उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, तो वस्तु का बल दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। जो वस्तु है बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य मैं कहता हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई आपका दुश्मन हो, जिसमें आप अपने हाथ से 10 मीटर का उस पर फोर्स लगाते हैं, भैया तो उधर निकल जा मेरी लाइफ से। तो 5 मीटर विस्थापित होती है, बस 5 मीटर हो जाती है। तो किया गया कार्य कितना है आपके पास? तो बल बराबर क्या होता है, मैं कहता हूँ कि किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है भैया? मैं कहूँ बल आपका है 10 न्यूटन है। विस्थापन कितना किए आप? मात्र 5। मात्र 5। 10 × 5 कितना? 50। क्या आएगा? 50 जूल आएगा। 50 जूल आएगा। क्या आएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है भैया जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो क्या आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्प्लावकता, ठीक है, सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते, इस सिद्धांत की पहचान आर्टमिस द्वारा। ठीक है, उत्प्लावकता के नियम के संहिता आर्टमिस के सिद्धांत पर जहाज में पानी पर तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का सही आर्टमिस हो जाता है। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तथा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। नील बोर का सिद्धांत क्या कहते हैं? क्वांटम के चारों ओर या क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी तथा नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था नील्स बोर ने। कैप्लर ने क्या किया था? सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था कैप्लर ने। फिर एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच की दूरी, इनकी फोकस दूरी की पदों के किसके बराबर है? देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच की दूरी, इनकी फोकस दूरी f के पदों में 2f के बराबर होती है। किसके अंदर? 2f के बराबर होती है। 2f, 2/f नहीं हुई, 2f। 2f ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जल में डूबे हुए कांच के कंचों को देखने पर उनका आकार बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जल किस रूप में कार्य करता है? जल उस समय उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, बढ़ा के दिखाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के रूप में कार्य करेगा। कह रहा है एसी अल्टरनेट करंट परिपथ में आमतौर पर किसके कारण शक्ति की हानि होती है? प्रतिरोध और प्रेरक के कारण हानि होती है, केवल संधारिता कारण होती है, केवल प्रेरक के कारण या प्रतिरोध के कारण? किसके कारण हानि होगी? प्रतिरोध और प्रेरक के कारण। देखिए, एसी परिपथ में शक्ति हानि या प्रतिरोध में प्रत्येक दोनों के कारण होती है। किसी परिपथ में बहने वाला धारा प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम होती है, और प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व के आधार पर विरोध उत्पन्न, वाहक का उत्पन्न हो जाता है, जो धारा के मान को कम कर देती है। अतः एसी परिपथ में शक्ति हानि प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 6 कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है। समांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है भैया, तो कितना हो जाएगा? मैं कहूँ यहाँ पे क्या R1 R2 बराबर R3 बराबर RN बराबर कितना होता है? 12N परिणामी प्रतिरोध और कितना? R ओम कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ मैं कहूँ कि I अपॉन R बराबर कितना दिया हुआ? N12 से 1/4 बराबर 1/4 हो जाएगा। 1/4 आपका 3/12, 3 है भाई। ठीक है, 3/12। यहाँ n क्या है भैया? n की मान क्या है? 3 रखने पर, n की मान 3 रखने पर, n का मान 3 रखने पर कितना आ जाएगा? 1/4 स्क्वायर टू 1/4। 3 कम में 3, 3 चौ 12, 1 अपॉन 4। कितना हो जाएगा?
तो 4 प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर 12 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ R को निरूपित किया जाता है, तो इसका SI मात्रक ओम होता है और ओम से निरूपित किया जाता है, तो कितना हो जाएगा भैया 3 प्रतिरोधक हो जाएगा। कितना 3 प्रतिरोधक हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या अभिलक्षण होता है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या अभिलक्षण होता है। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होती, कुंडलों में प्रतिरोधन या प्रतिरोध नहीं होता, कोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, या कोड में अनंत चुंबकीय होते हैं। ठीक है, देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलों में प्रतिरोध शून्य होता है, कोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, कोड के अनंत चुंबकीय होती है और आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता होती है। कितने परसेंट, एक भी ये भी याद रखिएगा, कितने परसेंट 100% दक्षता होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा प्रस्थापित किया गया था, किसके द्वारा, ये विक्रम। देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत संस्थानों का स्थान है, या अंतरिक्ष संबंधित विज्ञानों पर अध्ययन किए जाते हैं। इसकी स्थापना कब की थी, इसकी स्थापना हुई थी भैया 1947 में स्थापना की थी, विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिकाओं के अंदर संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 रसाधनियों। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। जटिल स्थायी ऊतक, देखिए स्थायी ऊतक की कोशिका प्राय अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की संरचना होती है उनके कार्य समान होते हैं, ये सरल ऊतक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जटिल ऊतक कहते हैं। लेकिन जाइलम एक क्या है, जटिल ऊतक है। जाइलम क्या है, एक जटिल ऊतक है भैया। क्वेश्चन नंबर आपको 11 बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, ग्रेगर मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। देखिए F1 पीढ़ी से F2 प्राप्त किया था स्वपरागण द्वारा प्राप्त किया था। F1 में देखिए T2 मैं कहूं कैपिटल T से कहता है शुद्ध, ये कहता है शुद्ध लंबा था, ये लॉन्ग वाला था, शुद्ध लंबा था। और इसके बाद से स्मॉल टी ये शुद्ध क्या था, शुद्ध बौना था, बौना ऐसा मान लो। तो इसके दोनों को मिलाया तो किससे मिला था भैया, आपका कैपिटल T स्मॉल टी, ये संकर लंबा मिला था। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी हुआ तो संकर लंबा मिला था स्वपरागण द्वारा। निम्न से कौन सा जीव पुनर्जनन रीजनरेशन और मुकुलन बाइंडिंग दोनों द्वारा प्रजनन कर सकता है। ये हाइड्रा है भाई। कौन है, हाइड्रा है। ठीक है, कौन सा था भाई, ये हाइड्रा था। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इधर हो गया। हाइड्रा क्वेश्चन नंबर 12 था ना। क्वेश्चन नंबर 13 स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ, 4 होते हैं प्रकोष्ठ, 4 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं भैया, 4 पार्ट में होते हैं। लेकिन स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। माता स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और वर्ग जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं, अर्थात के शरीर के ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। कह रहे पाचन तंत्र में जठर रस, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा अम्ल शामिल होता है। जठर रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल, एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। देखिए आमाशय में जो म्यूकोश होता है जठर ग्रंथि स्थित होते हैं, जहां जठर ग्रंथियों मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला होता है म्यूकस या म्यूकस स्राव करने वाले श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा रिफ्लेक्सेस करती हैं। दूसरा होते हैं पैप्टिक और मुख्य कोशिका को प्रोएंजाइम पैप्सिनोज का स्राव होता है। तीसरा होता है भित्तीय और एक्टिनिक कोशिकाओं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैप्सिन के उच्च अम्लीय माध्यम से 1:8 में तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा मानव शरीर में पायरुवेट की ऑक्सी विघटन मानवीय शरीर श्वसन पर कहाँ होता है। ऑक्सी विघटन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी विघटन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति का या वनस्पति को विघटन किया जाता है। प्रत्येक परिदृश्य में पायरुवेट टूटने की प्रक्रिया को स्थान भिन्न भिन्न होती है। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विस्तृत होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोफोबिक या फिर एरोबिक शोषण कहते हैं। देखिए टेंडन्स में प्रचुर मात्रा में कौन सा फाइबर पाए जाते हैं,
लिगामेंट और टेंडन होते हैं। तो कह रहा है टेंडन में प्रचुर मात्रा में कौन सा मात्रा पाते हैं? टेंडन में जो होते हैं फाइबर जो होते हैं प्रचुर मात्रा में, सफेद कोलेजन फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इनको। टेंडन या कंटारा इसे कहते हैं। पेशियों को हड्डी से उपस्थित जोड़ता है और हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जुड़ा जाता है जो मेरा टूट चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है भैया? 5.5 से 6.5 के बीच में कम हो जाता है इससे। तो दंत क्षय, दंत की हानि, दांतों का इनेमल जो होता है, दंत वलय जो होता है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जल में नहीं घुल पाता और इसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, सड़ने लगता है। हृदय की छवि बनने के लिए पराश्रव्य तरंगों को परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकार्डियोग्राफी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से हृदय के छोटे छोटे हिस्से की छवि प्राप्त की जाती है और सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 19 बताना है। नाइट्रोजन N2 अणु में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 6 होती है। मैं कहूँ कितनी होती है? 6। क्योंकि नाइट्रोजन में एक अधातु है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 नाइट्रोजन परमाणु के 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और 3-3 साथ संयोजन बनाते हैं। इसे एक नाइट्रोजन में कितने अणु बनते हैं? 6 बनते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 16 है। यह आवर्त सारणी में किस समूह का आवर्त पतन है? 16। बताइए किसका? किसका है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है भैया? 286 है। 286 है। तो ये 16 समूह और आवर्त 3 से संबंधित है, जिसमें मैं कहूं कि सल्फर, सल्फर होगा, आवर्त 3 सल्फर। नेक्स्ट, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलने के लिए, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलने के लिए कितने तापमान लगभग की गर्म किया था? कितने तापमान पर गर्म किया था? देखिए जिप्सम को लगभग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर पानी के अणु को सोख लेते हैं और ये सफेद पाउडर के रूप में अवशेष बचता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का निकटतम रूप होगा। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से 100 से 120, 100 से 120। साधारण परिस्थिति में प्रकृति की सबसे हल्की धातु कौन होती है? बताइए। साधारण परिस्थिति में ये आपका लिथियम होता है। कौन सा होता है? लिथियम। देखिए लिथियम एक रासायनिक धातु है जो साधारण परिस्थिति में प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाली ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु सबसे समूह का हिस्सा है, क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं के तहत अत्यंत अभिक्रियाशील है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या मैं कहूं तो 3 होती है। कितनी होती है? 3। समजातीय श्रेणी में इनमें से किसका यौगिक क्वथनांक सबसे कम होता है? समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में सबसे कम किसका होगा भैया? CH4 मैथनॉल का, मैथनॉल का। देखिए एसिटिक में बात करूं, एसिटिक एसिड में होता है CH3COH, ठीक है, एसिटिक होता है CH3COH। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। एथेनॉल का होता है CH3CH2O2। एथेनॉल का होता है CH3CH2O2 और मीथेन का होता है CH4। जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया था, किसके साथ? जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया था तो कौन सा प्रमुख उत्पादक बनता है? कौन सा बनता है भैया? एथेनोइक अम्ल CH3COOH। एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु होता है? देखिए समान परमाणु के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को सम परमाणु या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर कहते हैं, जैसे S2, Cl2, O2, N2, S8 और P4। ये सम परमाणु अणु के उदाहरण है। P4। अगर हम विषम परमाणु को उदाहरण की बात करें तो ये 2 प्रकार के अणुओं से बनते हैं, ये विषम परमाणु कहते हैं, जैसे कि मैं कहूं H2O, CO2, NH3 और CH4। ये विषम परमाणु होते हैं। विषम परमाणु अणुओं का, तो ये तो सम परमाणु हो गए तीनों भाई, क्योंकि सम परमाणु में आपका Cl2 आता है, O2 आता है,
एसाइट आता है, P4 आता है। आपका विषम परमाणु में 2 होते हैं, CO2, CH4, NH3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे लगता है खत्म हो गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 खत्म हो गया आपके साथ। जेमिनी स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें भाई, प्लीज। और जेमिनी स्टडी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के लिए। और मैं मात्र आपको 5 रुपए में ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100 प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार लोग खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। टाटा।